स्टार्ट करें आप। हेलो। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में पूरा का पूरा हम एनालॉग डिजिटल सब के बारे में बताए थे कि किस तरह से हमारे यहाँ काम करता है। वायर के बारे में बताए थे, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम देख लो एक बार फिर से। जो होता है बॉन्डेड होता है, गाइडेड होता है, और उसका नाम वायर भी होता है। नीचे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया देख रहे हो, इसमें होता है वायर, गाइडेड और बॉन्डेड। इसको हम तीनों को सेम नाम से हम बुला सकते हैं। यहाँ देखो ट्रांसमिशन मीडियम है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, वायर और वायरलेस। इसको हम बॉन्ड, अनबॉन्डेड या गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो जो वायर्ड एरिया होता है उसमें ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिकल केबल और सील्डेड, अनसील्डेड, कोएक्सियल केबल, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, जो कि हम कल पूरे में सब चीज में बताए थे, ये पूरा बता दिए थे। फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में भी बताए थे, सिंगल मोड, मल्टी मोड, अनगाइडेड के बारे में बताए थे। अब आते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है, कि मॉड्यूलेशन किस तरह से एनालॉग ट्रांसमिशन, जब हम रेडियो पे आवाज सुनते हैं तो हमारा मन होता है रेडियो के आवाज को, वॉइस को ज्यादा बढ़ा के सुनने का, तो वॉइस को ज्यादा बढ़ा के सुनते हैं। जब होता है कम पिच में सुनने का, जो कि आदमी तो एक ही बोल रहा है, अभी हम बोल रहे हैं तो हम तो एक नॉर्मल स्पीड से बोल रहे हैं। अगर आपको मन होता है कि इस वॉइस को बहुत लाउड सुने तो उसको स्पीकर पे लगा दीजिए और लाउड सुन सकते हैं, जो कि हम उतना लाउड तो बोल नहीं रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं धीरे से, और आप स्पीकर पे लगाओगे तो उसको लाउड सुनाई देगा आपको। तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो कि हमेशा रेडियो में हम लोग सुनते हैं। एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज और डिक्रीज व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेनिंग कांस्टेंट, जो कि हम जो जिस फ्रीक्वेंसी से हमारी आवाज निकल रही है, बोली निकल रही है, वो तो कांस्टेंट होता है। अब उसका एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज कर सकते हो, मीन्स कि उसमें कोई ऐसा नॉइज वैल्यू डाल सकते हो और उसको उसके वॉइस को इंक्रीज और डिक्रीज कर किया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल बताया कि कोई रेडियो पे अगर हम कोई शो आवाज़ सुन रहे हैं तो उसको मन होता है तो बढ़ा देते हैं, मन होता है तो घटा के उसके आवाज़ को सुनते हैं। ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज और डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, व्हाइल एम्पलीट्यूड रिमेनिंग कांस्टेंट। जब हम एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है कि अगर यदि हम कितनों कस के आवाज़ बोले, यहाँ हम कितनों कस के चिल्लाएँ, और अगर यदि आप एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ा रहे हो, एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रख रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज करो। तो उससे एफएम में क्या होता है, जो एफएम हम लोग सुनते हैं उसमें वही होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है उसको कांस्टेंट रखता है, फ्रीक्वेंसी को हम आगे पीछे करते हैं। फिर होता है फेज मॉड्यूलेशन, वेव इज शिफ्टेड, वेव जो होता है जिसको हम हिंदी में श्रिंक और गर्थ कहते हैं, वेव इज शिफ्टेड व्हाइल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। अगर फेज मॉड्यूलेशन तब होता है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम लोग भेजते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों कांस्टेंट होता है। वहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है, जो जिसको हम वेव कहते हैं, उसको हम शिफ्ट करते रहते हैं, इधर से इधर आगे पीछे बढ़ाते हैं, तो उससे हमारा उसको हम फेज मॉड्यूलेशन करते हैं। अब आते हैं कि इतना मॉड्यूलेशन की बात की, फिर आती है कि सिग्नल क्या होता है। जो हम लोग सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, एक इलेक्ट्रिक के रूप में या एनालॉग के रूप में। ए सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज्ड टू कन्वे डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम डाटा की बात करेंगे। डाटा ही यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सिग्नल इज ए इलेक्ट्रिक करंट, जो एक सिग्नल होता है, जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि अच्छा हमारे मोबाइल में कितना सिग्नल है, तो कोई बोलता है 2 सिग्नल है, कोई बोलता है 3 सिग्नल है। तो वो जो सिग्नल होता है क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज टू कन्वे डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट है ए ट्रांसमीटर इनकोड, जो कि इनकोडिंग और डिकोडिंग किस लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे। ए ट्रांसमीटर इनकोड ए मैसेज इनटू ए सिग्नल व्हिच इज कैरीड टू ए रिसीवर बाय कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमीटर क्या कहता है, किसी भी
डाटा जो होता है उसको इनकोड करके तब उस चीज़ को आगे बढ़ाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, उसको कैरी करता है रिसीवर तक। जब तक रिसीवर रिसीव ना करे तब तक उस चीज़ को कैरी करते रहता है अपने साथ, ठीक है? नेक्स्ट होता है सिग्नल कैन बी इंटरप्टेड एज़ आइदर एनालॉग और डिजिटल। सिग्नल कैन बी इंटरप्रेटेड एज आइदर एनालॉग और डिजिटल। सिग्नल को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं या तो एनालॉग में या डिजिटल के रूप में। हम हमेशा बताते हैं या तो डिस्क्रीट के रूप में जाएगा या कंटिन्यूअस के रूप में जाएगा। डिस्क्रीट के रूप में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल, एनालॉग के रूप में जा रहा है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल। हम जानते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। सिग्नल की बात करेंगे तो 2 ही तरह का सिग्नल होता है, या तो एनालॉग होगा या डिजिटल होगा, ठीक है? तो एनालॉग सिग्नल आर कंटीन्यूअस। नीचे में डायग्राम देखिए कि एनालॉग सिग्नल की हम बात कर रहे हैं तो वो हमेशा कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूअस मीन्स किस तरह का, कि अगर यदि ये चल रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? अगर यदि डिस्क्रीट की बात होता है तो ऐसे होता है, यहाँ आके रुक गया, कुछ देर कांस्टेंट चला, फिर ऊपर गया, फिर कांस्टेंट चला, फिर नीचे गया, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर गया, फिर कांस्टेंट, ठीक है? तो अगर यदि इस सिग्नल की बात करें तो ये ऊपर वाला सिग्नल है डिस्क्रीट और नीचे वाला है कंटीन्यूअस। मीन्स कहीं कहीं पे इस सिग्नल को देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स सीधा लकीर, कहीं नहीं है इसमें। और इसमें देखो कहीं पे सीधा लकीर मीन्स यहाँ है कांस्टेंट, यहाँ है कांस्टेंट, यहाँ है कांस्टेंट। अगर कहीं भी चीज़ को कांस्टेंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस। अगर यदि कुछ ग्राफ में वो कांस्टेंट आ जाता है तो वो हो जाता है डिस्क्रीट। तो एनालॉग सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो एनालॉग सिग्नल हमेशा कंटीन्यूअस होता है, नॉन डिस्क्रीट। यहाँ पे देखो एक सेंडर है जो कि इसके पास डिजिटल डाटा है, इस डाटा को सेंड करना चाह रहा है रिसीवर के पास। तो ये जो डाटा को सेंड करेगा मॉड्यूलेटर होते हुए जो नेटवर्क लिंक होगा यहाँ होगा एनालॉग सिग्नल के रूप में, जो कि एनालॉग सिग्नल इस तरह से डिफाइन होगा। एनालॉग सिग्नल किस तरह के डाटा को भेजता है, तो वो भेजता है कंटीन्यूअस डाटा को, ठीक है? ये याद रखिए। यहाँ पे मॉड्यूलर मीन्स डाटा को इनकोड कर दिया गया है, यहाँ डिमॉड्यूलर मीन्स डाटा को डिकोड करेगा। जो रिसीवर होगा यहाँ सिग्नल पे तो सीधा डाटा भेज नहीं देगा, अगर सिग्नल पे सीधा डाटा भेजेगा तो हैकर हैक कर लेगा उसको और उस डाटा को कहीं और गलत यूज कर सकता है। इसीलिए इसको हमेशा इनकोड करके भेजता है और उसके साथ में की भी डाल देता है कि जिससे कि यहाँ डिमॉड्यूलेटर उस की के हेल्प से उस डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है, ठीक है? तो ये था आज का एनालॉग सिग्नल के रूप में, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं कि एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है। अभी तक तो हम डिजिटल पढ़ रहे थे। एनालॉग अगर ट्रांसमिशन की हम बात करें तो एनालॉग ट्रांसमिशन में सबसे पहला क्या था कि डाटा को हम किस तरह से एनालॉग में कंटीन्यूअस भेजते हैं। दूसरा है कि मॉडेम, ठीक है? कि इसका जो सेकंड एग्जांपल है मॉडेम। मॉडेम जानते हैं? आगे हम आपको इसका मॉडेम का फिगर भी बना के दिखाएँगे, जो हमारे कॉलेज में कहीं-कहीं दीवार से चिपका हुआ रहता है, उसको जानते हो? उसका नाम होता है एक्सेस पॉइंट। अगर यदि एक्सेस पॉइंट को और दूसरा नाम से हम जाने तो उसको हम मॉडेम भी बोलते हैं, जिसमें एक एंटीना या 2-3 एंटीना होता है, छोटा-सा दीवार से कहीं पे चिपका होता है। DH1, DH2 के सामने देखिएगा, एक इस तरह का बॉक्स बाहर में लगा रहता है और उसमें लाइट ब्लिंक करता रहता है। 1, 2, 3, 4 तरह का लाइट होता है, वो ब्लिंक करता रहता है और इसके एक साइड, 2 साइड, 3 साइड मीन्स जितना आप उसमें लगाना चाहे एंटीना, उतना एंटीना आप लगा सकते हैं, ठीक है? मीन्स इस तरह का रेंज इतना वो कवर करेगा। अगर यदि इसका रेंज अगर यदि एक एक्सेस पॉइंट या एक मॉडेम का रेंज है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का रेंज ऐसे इतना होता नहीं है, बहुत से बहुत तो 15 से 20 मीटर रेंज होता है, ठीक है? ये होता है मॉडेम का रेंज, ओके? A device that accept digital signal and output a modulator carrier wave and vice versa। ये जो मॉडेम जो एक डिवाइस होता है that accept डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है एंड आउटपुट, डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करके जो वो आउटपुट देता है वो कैरियर वेव के फॉर्म में या वाइस वर्सा डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में भी देता है और वेव के फॉर्म में भी वो आउटपुट देता है। मॉडेम का काम है कि एक
वायर से वो इनपुट लेता है डिजिटल सिग्नल के रूप में, और ये आउटपुट आपको वेव के फॉर्म में देता है, या वो डिजिटल सिग्नल के रूप में भी आपको आउटपुट दे सकता है। ठीक है, इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट द डिजिटल कंप्यूटर टू दी एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। इसका यूज डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए भी होता है। जो मोडेम का काम क्या होता है, इंटरनेट, आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है तो इंटरनेट प्रोवाइड करना। ठीक है, आपका लैपटॉप मानिए कि मास्टर लैपटॉप है और इस मास्टर लैपटॉप से बहुत सारा नोड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नोड जुड़ा हुआ है, एक नोड यहाँ पे अगर यदि मान लीजिए कि 2 नोड, ये नोड भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे है मॉडेम। ठीक है, तो ये मॉडेम अगर यदि हमारे कंप्यूटर को कनेक्शन दे रहा है और हमारा कंप्यूटर एक दूसरा डिफरेंट सा नेटवर्क से जुड़ा, मान लीजिए कि इस नेटवर्क से हमारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और मॉडेम को जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क है, तो ये बोल रहा है कि मॉडेम इट इज यूज टू इंटरकनेक्ट द डिजिटल कंप्यूटर। मीन्स मॉडेम का यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर में डिफरेंट नेटवर्क को इंटरकनेक्टेड, मीन्स इंटरकनेक्टेड में डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, नीचे में है मॉडेम और पीसी कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब कोई बोल रहा है कि सर मॉडेम एक्सटर्नल हो सकता है कि इंटरनल हो सकता है। मॉडेम एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। आज लाइक अगर यदि हम मॉडेम को अपने लैपटॉप में हम फिट करना चाहेंगे, जैसे कि डोंगल जानते हैं, डोंगल डोंगल से जो हम लोग नेट चलाते हैं, अगर यदि कोई इसको चाहेगा इंटरनली लैपटॉप के अंदर फिट कर देना तो इंटरनली फिट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल क्या है, मोबाइल हमारा एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर है, जो कि मोबाइल में तो सिम लगता है। अगर यदि नोटबुक की बात करें, नोटबुक में भी सिम लगता है। आईपैड की बात करें, आईपैड में सिम लगता है। अगर यदि कोई चाहेगा कि हम लैपटॉप में सिम यूज करें तो लैपटॉप में भी सिम यूज होगा। ठीक है, तो मोडेम फॉर पीसी कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। नोकिया मेक्स मोडेम फॉर लीज्ड लाइन कनेक्शन। लीज्ड लाइन समझते हैं, जो बेस्ट बैंड होता है उसको हम, नोकिया इस तरह के मोडेम का निर्माण कर चुका है और बना चुका है वो। ठीक है, अब देखिए डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये तो एनालॉग सिग्नल था। अब देखिए डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल आर नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस मीन्स डिस्क्रीट। ये डायग्राम देखिए, अभी जो हम आपको डिस्क्रीट का डायग्राम बता रहे थे वो सेम डायग्राम यहाँ पे है जो हम बताए थे। डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है कि वो एनालॉग में क्या था, इस तरह का कंटिन्यूअस था। ठीक है, लेकिन डिस्क्रीट में ये देखिए हम बोले थे कि उसको कहीं ना कहीं कांस्टेंट लेगा। ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है। मीन्स जहाँ जहाँ कांस्टेंट है कुछ ना कुछ कंटिन्यू उसमें रुकावट आएगी। जो कंटिन्यूअस ग्राफ चलता है कभी ना कभी थोड़ा देर के लिए अगर यदि कांस्टेंट हो गया तो उसको हम कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए सेंडर से रिसीवर, यहाँ भी डाटा जा रहा है, सेंडर से लेकर रिसीवर तक डाटा को पहुंचा रहा है, इनकोडिंग कर रहा है, डिकोडिंग कर रहा है, और ये डिजिटल के रूप में सिग्नल है, डिजिटल डाटा है। ठीक है, 0-1 डिजिटल डाटा की बात करें तो एनालॉग की बात करें 0-1, डिजिटल की बात करें तो डिजिटल सर्किट के रूप में जाएगा। तो वो मेरे पास डाटा है और उसको हम डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा को हम भेजते हैं, या तो उसको डिस्क्रीट भेज सकते हैं या कंटिन्यूअस भेज सकते हैं। अब देखिए डिजिटल ट्रांसमिशन किस तरह का होता है। डिजिटल ट्रांसमिशन होता है, पहला होता है इनकोडिंग स्कीम। अब है कि इनकोड कैसे कैसे, इसके लिए हमको सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आपको शायद ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं। ये जो मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर एक प्रकार का रूल होता है कि इस रूल के हिसाब से हम लोग डाटा को एन्क्रिप्ट करते हैं। अब इनक्रिप्ट में इनक्रिप्शन के लिए बहुत सारा रूल है, साइफर टेक्स्ट है, रेल नीड है, मीन्स इस तरह का एल्गोरिथम है। ये इस एल्गोरिथम के हिसाब से हम लोग उस डाटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है कन्वर्टिंग लॉजिकल डाटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। देख रहे हैं, जो लॉजिकल डाटा होता है उसको इलेक्ट्रिकल डाटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। हम किस
सिक्योरिटी को अच्छा जानते हैं या किस एल्गोरिथम को अच्छा हम लोग यूज करते हैं, वो बोलता है अपने सुटेबल के हिसाब से हम डाटा को, लॉजिकल डाटा को इलेक्ट्रिकल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। उसमें एक का नाम दे दिया है मैनचेस्टर मिड बिट ट्रांसमिशन फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड डाटा। जो भी डाटा को हम लोग इनकोड या डिकोड करते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोई उसके लिए रूल होता है। मिड बिट ट्रांसमिशन फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मीन्स कि जो भी इसका डाटा को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे उसको क्लॉक के हिसाब से सिंक्रोनाइज, जो सेशन लेयर होता है वो इसको सिंक्रोनाइज करेगा कि किस तरह से हम लोग उस पे कौन सा रूल लागू करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट मैनचेस्टर डिफरेंट रूल होता है, वो सारे रूल को इस पे लागू किया जाएगा। अब डिजिटल ट्रांसमिशन में सेकेंड है रिपीटर और हब। हम बताए थे कि जो हब होता है वो एक प्रकार के उसको मिनी रिपीटर भी बोला जाता है। ठीक है, रिपीटर का काम, देयर आर फिजिकल लेयर प्रो डिवाइस, ये सब फिजिकल लेयर का एक तरह का डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर का एक फोटो देख लीजिए, वो नीचे में रिपीटर या हब का फोटो है। इस हिसाब से है कि रिपीटर रिस्टोर द स्ट्रेंथ ऑफ एन अटोनेटेड सिग्नल। मीन्स अटोनेटेड सिग्नल क्या था कि कोई रुकावट वाला सिग्नल, मीन्स कि किसी का सिग्नल को हम कहीं रुक जाता है या जब बफरिंग होने लगता है कि क्या था अटोनेशन में कि रिसीवर का स्पीड बहुत ज़्यादा है और सेंडर का स्पीड कम है, तो उसे हम ऑटोनेटेड बोलते थे। तो वही होता है, रिपीटर वहीं पे लगाया जाता है जब कहीं पे सिग्नल मेरा ब्रेक होने लगता है, तो रिपीटर लगा के उस सिग्नल को फिर से रीजनरेट करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है यूज टू इंक्रीज द ट्रांसमिशन डिस्टेंस। देखिए, रिपीटर का वही हम बोले कि जहाँ पे सिग्नल ब्रेक होने लगता है उसको उसका रेट, ट्रांसमिशन रेट जो होता है उसको इंक्रीज करके और वो जितना डिस्टेंस तक भेजना होता है हम उस डाटा को रिट्रांसमिट करते हैं। डज नॉट फिल्टर डाटा ट्रैफिक। रिपीटर एक तरह का डाटा ट्रैफिक फिल्टर नहीं है, वो डाटा को छानता उनता नहीं है, वो सिर्फ डाटा को क्या करता है कि वो जहाँ पे डाटा लूज होने लगता है तो वहाँ जैसे कि हम लोग ट्रक से कहीं माल सामान भेजते रहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ट्रक में डीजल रहेगा तभी तो ट्रक चलेगी। तो ट्रक जहाँ से चला पूरा का पूरा फ्यूल उसमें डाल के चला, लेकिन रास्ते में आते आते फ्यूल खत्म हो जाता है, तो हम लोग किसी पेट्रोल पंप पे जाके उसको फ्यूल को फिर से रिफिल करते हैं। ठीक है, रिफिल करने के बाद फिर से वहाँ से जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना होता है वहाँ तक हम उसको भेजते हैं। सेम है रिपीटर का काम कि जहाँ से ट्रैफिक चला, डाटा आते आते बीच में कहीं किसी कारणवश डाटा लूज होने लगा या लंबा रास्ता तय किया वायर में, तो वायर भी तो उस इलेक्ट्रिक को कवर खाता है। मीन्स कि हम घर में हमारा कोई बल्ब वल्ब नहीं लगा और इलेक्ट्रिक का वायरिंग किया हुआ है, उसमें स्विच ऑन करके जाओ, देखो तुम्हारा मीटर चलता रहेगा, तुम पे पैसा उठता रहेगा। क्योंकि जो घर में वायरिंग किया हुआ वायर में जो करंट फॉलो कर रहा है तो उसका भी हमें वो करंट में खपत होती है उसका, इसीलिए बोल रहा है कि वायर के थ्रू जो ट्रेवल करता है मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो डाटा को धीरे-धीरे लूज़ कर देता है डाटा, और एक समय ऐसा आता है कि कोई डाटा हमारे पास तक पहुँच नहीं पाता है, तो इसीलिए हम बीच में रिपीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब क्या नेक्स्ट है हब। हब क्या होता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर। जो रिपीटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर यदि हम एक डायग्राम हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारा डाटा आया, यहाँ पे आते-आते मेरा डाटा इतना बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा हो गया, फिर थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ आते-आते पूरा डाटा लूज़ हो गया। तो अब यहाँ पे हम रिपीटर लगा देंगे, ठीक है? रिपीटर लगाने का मतलब कि ये जो डाटा मेरा लॉस हो रहा था धीरे-धीरे करके, यहाँ पे आके फिर से जो अगला के तरफ मूव करेगा मेरा डाटा, तो वो सेम लेंथ का हो, जैसे इतना लेंथ का ये था, इतना लेंथ का ये होगा, इतना लेंथ का ये होगा। इसका मतलब समझ में आया? कि ये जो यहाँ आते-आते डाटा लूज़ कर रहा था, यहाँ पे रिपीटर लगा के हम उस डाटा को रीजनरेट कर देंगे, सेम सिग्नल से भेजेंगे। लेकिन हब क्या होता है? हब क्या करता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर। हब का काम ये नहीं है डाटा को वो करना, हब का काम है कि जैसे यहाँ से मेरा यहाँ तक आया, यहाँ पे हब लगा दिए हैं, ठीक है? हब लगा दिए,
तो यहाँ पे डाटा आया इतना सेम लेंथ से आएगा डाटा, सेम स्पीड से, यहाँ पे कोई डाटा लूज नहीं होता है। यहाँ पे हब लगा हुआ है तो एक नेटवर्क इधर के तरफ जाएगा, एक नेटवर्क मल्टी पोर्ट रिपीटर, ठीक है। अगर यदि हमको मल्टी जगह पे भेजना है यहाँ से नेट, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा हब लगा देंगे, ठीक है, और ये सेम रेट से डाटा को ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। ये होता है हब और रिपीटर में डिफरेंस। ये डिफरेंस तो कुछ है नहीं, ये मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, समझ गए। ऊपर में देखिए रिपीटर का क्या काम होता है और हब का क्या काम होता है। इंटरकनेक्ट सेवरल कंप्यूटर, हब जो होता है ये पढ़िए, यहाँ लिखा हुआ इंटरकनेक्ट सेवरल कंप्यूटर। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंप्यूटर को लगा देंगे, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर को लगा देंगे और यहाँ पे हम तीसरा कंप्यूटर को लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीटर क्या होता है, रिपीटर को डाटा को रिसीव किया सेंड किया, तो यहाँ पे एक कंप्यूटर को लगा सकते हैं, लेकिन हब के साथ हम 2-3 कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। देख ले रहे हैं, डज नॉट फिल्टर डाटा ट्रैफिक, ये भी डाटा ट्रैफिक को किसी को फिल्टर नहीं करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है अभी तक में, तो किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। है किसी को डाउट? 2 घंटे की क्लास होगी, हम अटेंडेंस का लिंक हम शेयर कर दिए हैं, आप लोग अटेंडेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आते हैं कि और थोड़ा अच्छा से फिजिकल लेयर को हम लोग जानते हैं कि फिजिकल लेयर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में और थोड़ा अच्छा से जानते हैं। इट डील्स विथ द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। इस पे जो हमारा फिजिकल लेयर होता है वो क्लियर कट बोल रहा है कि हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को डील करते हैं। सीएससी का कुछ ऐसा फील्ड होता है, मैकेनिकल मीन्स कि रिपीटर और हब। रिपीटर और हब किस चीज से बना होता है, ये एक लोहा का कोई पार्ट होता है जिसको हम मैकेनिकल बोलते हैं। वो किस तरह के सिग्नल को यूज करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज करता है। हमारे सीएससी का कुछ पार्ट ही नहीं है इसमें पढ़ना, इसीलिए बोल रहा है जो फिजिकल लेयर होता है और ट्रांसमिशन मीडियम को ओनली वो जानता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देख लिए। ये ओनली डील करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम, ये क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी चीज का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि ये एक दूसरे को, जो हमारा डाटा होता है एक तरफ फिजिकल लेयर की हम बात करें तो फिजिकल लेयर कहाँ से आता है, फिजिकल लेयर के पास फ्रेम आता है, यहाँ से फ्रेम निकलता है, अरे फ्रेम निकलता है। वो फ्रेम कहाँ से आता है, तो डाटा लिंक लेयर से। फिजिकल लेयर के ऊपर में कौन सा लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का आउटपुट क्या होता है, फ्रेम। फ्रेम जब फिजिकल लेयर पे आता है, फिजिकल लेयर पे, तो ये जो भी फ्रेम है उस डाटा को 0101 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 0101 में कन्वर्ट करता है और यहाँ से हमको रिसीवर के पास भेजना होता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू भेजता है, तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम, ये क्या होता है, इंटरफेस और मीडियम के बीच में फिजिकल लेयर काम करता है। टू मूव डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अक्रॉस द ट्रांसमिशन, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी डाटा को ट्रांसमिट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में। द फिजिकल लेयर डाटा कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बिट सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। फिजिकल लेयर जो होता है, हम यही बोले हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए थे, 0-1 के रूप में ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। बीट आर इनकोडेड इनटू सिग्नल, जो भी मेरा बीट होता है उसको भी हम इनकोड करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर देते हैं, तब इस डाटा को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। देखिए एक फिजिकल लेयर का डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा से समझिए। आप लोग पहले कुछ इसमें देखिए, हम अभी जो डायग्राम बनाए थे उसमें डाटा लिंक लेयर से जो डाटा आता है हम बोले थे, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। फ्रेम आएगा, फ्रेम को यहाँ डिजिटल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए फिजिकल लेयर है, यहाँ पे फिजिकल लेयर में ये कोई फिजिकल लेयर का हेडर होगा, पीएच होगा ये,
और ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है ये होगा डाटा। ठीक है, ये डाटा आया और डाटा को हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट किए कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा सेंडर और ये हो जाएगा रिसीवर, रिसीवर तक। ये देख रहा है डायग्राम, ये पूरा का पूरा डाटा सेंडर से रिसीवर तक डाटा ट्रांसमिट होगा, जो कि फिजिकल लेयर पे डाटा होगा 0101 के रूप में होगा। उसको जब हम ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेजेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके तब ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अब आता है सम ऑफ द कॉमन डिवाइस आर। इसके फिजिकल लेयर का कुछ कुछ जो होता है कॉमन डिवाइस होता है, कॉमन डिवाइस जिसको हम हब, स्विच, रिपीटर, ब्रिज, मॉडेम, जो हमारा ये नेटवर्किंग का ये सब सारा का सारा ये एक डिवाइस नेटवर्किंग का डिवाइस है। अब हम नेटवर्किंग डिवाइस को हब किसे कहते हैं, स्विच किसे कहते हैं, रिपीटर किसे कहते हैं, आप लोग को हम एक एक डायग्राम के रूप में बना कर दिखाएंगे। फिर जो पीसी, मोबाइल, टेलीफोन, केबल और ईटीसी आल्सो डिवाइस यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, तो इस सारा हार्डवेयर के बारे में जानना हम लोग को जरूरी है। अब देखिए, तभी से हम आप लोग को हब 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 बोल रहे थे, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि हब क्या होता है। तो ये देखिए, एक हम डायग्राम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये एक हब का डायग्राम है। ठीक है, अब आगे जब हम स्विच दिखाएंगे तो आप बोलिएगा सर हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। तो हब क्या होता है, ये मल्टी पोर्ट रिपीटर है। ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट है इनपुट के लिए छोड़ा गया। ठीक है, ये इनपुट देगा हमारा। ठीक है, और ये सब है मेरा आउटपुट के लिए। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ जो है नीचे नीचे लाइट लगा होगा, मीन्स कि अगर इनपुट आ रहा है तो इसके नीचे वाला लाइट ये ग्रीन सिग्नल देगा कि हाँ हमारे पास, हम इसको इनपुट दे रहे हैं। अब ये किसी कंप्यूटर को, किसी कैमरा को ये आउटपुट देगा तो इसके नीचे वाला ग्रीन सिग्नल जलेगा। अगर ये कंप्यूटर मान लीजिए खराब है तो यहाँ पे रेड सिग्नल जलेगा। ठीक है, तो ये होता है पहचान कि किस कंप्यूटर में नेट चल रहा है, किस कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा है। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट कनेक्ट मेनी डिवाइस टू शेयर डाटा। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, ये हो गया मेरा सेंट्रलाइज्ड डिवाइस दैट कनेक्ट्स मेनी डिवाइस। ये जो है एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, और ये देखिए मेनी डिवाइस जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस है, ये सबसे कनेक्ट, सबको कनेक्शन दिए हुआ है, लेस सिक्योर। लेकिन अगर यदि आप बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अपना डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी की वहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको लेस सिक्योर भी बोला जाता है। कोई क्वेश्चन है आपको हब से? अभी भी किसी को समझने में दिक्कत है हब? आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसके आगे है स्विच। ठीक है, स्विच में क्या होता है, स्विच में हम बोले थे कि मल्टी, ये तो अपने आप में किसी का एग्जाम्पल नहीं है। ये स्विच तो एक प्रकार से इसमें हमें ले लिया तो लेना होगा 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट या इसके मल्टीपल में। ठीक है, 64 बिट, 128 बिट। तो इसमें देखिए 4 4 8 8 3 24, 24 बिट का ये स्विच है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो मेरा पोर्ट है ये वाला, यहाँ पे होगा इनपुट। ठीक है, इसके बाद ये सब है आउटपुट, और ये सब कुछ और स्विच है जो हमें इसमें बैटरी का कनेक्शन देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देते प्रोवाइड करते हैं। ये मेरा स्विच है। एक स्विच में हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को चला सकते हैं। डिवाइस दैट कनेक्ट मेनी अदर डिवाइसेस टुगेदर टू मेक ए नेटवर्क। स्विच के हिसाब से हम एक नेटवर्क भी बना सकते हैं। इसमें एक इनपुट आता है और ये मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं हम। मोर इंटेलिजेंट देन हब। हब क्या होता है, एक प्रकार का मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। हब के पास कोई डाटा को इंक्रीज नहीं करता है, लेकिन स्विच क्या होता है, स्विच से हम किसी कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर को हम चला सकते हैं। इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज अवेलेबल होता है। ये एज कम्पेयर टू हब ये ज़्यादा सिक्योर होता है।
क्योंकि स्विच हम यूज कर रहे हैं, तो स्विच के जगह पे हम किसी कंप्यूटर को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन हब में ऐसा नहीं होता है। हब में उसी तरह कंप्यूटर को रोकने और चलाने की कैपेसिटी नहीं होता है। स्विच के पास ये सारा फैसिलिटी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर के बारे में आप लोग थोड़ा देखिए, रिपीटर को समझिए। जो कोई अभी तक बहुत हम रिपीटर के बारे में बोल चुके हैं। अगर यदि फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम है रिपीटर से, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग रिपीटर के बारे में। रिपीटर में क्या है, रिपीटर के बारे में क्या बताए थे? यहाँ बताए थे कि करप्टेड सिग्नल मीन्स सिग्नल जो आ रहा है वो देखिए करप्ट होके आ रहा है, मीन्स टूट के आ रहा है, सिग्नल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक रिपीटर लगा देंगे। रिपीटर जैसे ही लगाएंगे उसके बाद सिग्नल देखिए कांस्टेंट वे में जा रहा है। ठीक है। रीजनरेट दिस सिग्नल इलेक्ट्रिकल, वायरलेस या ऑप्टिकल विच आर करप्टेड ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। अगर यदि हमको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल को भेजना होता है किसी कारणवश, ये सारा चीज जब करप्ट होने लगता है तो उसको रीजनरेट करता है रिपीटर। overcomes the distance limitation of the transmission medium। अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस में हमको डाटा को भेजना होता है तो उस चीज़ को ये ओवरकम करता है रिपीटर। ठीक है। ये जो रीजनरेट करता है सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो या वायरलेस सिग्नल हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, तो उस चीज़ को रीजनरेट करके वो ज़्यादा दूर तक हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर? आप लोग बोलिएगा बीच में, तभी तो पता चलेगा कि समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है। अब आता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब क्या होता है? हिंदी पुल। ठीक है। तो पुल का काम क्या होता है? इधर से रोड आया, यहाँ पे एक तरह का ब्रिज बनाइए और इधर से इस रोड को कनेक्ट करता है। अगर बीच से नदी जा रही है तो नदी से होके तो हम लोग जा नहीं सकते, इसीलिए इस रोड को और इस रोड को मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए, अगर पटना गए हैं तो सब इधर हाजीपुर होता है, इधर पटना होता है, बीच में गंगा रिवर है। तो इस रोड से इस रोड को कनेक्ट करने के लिए, पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करने के लिए हम बीच में ब्रिज का यूज होता है। इसी तरीका से यहाँ देखिए ब्रिज है ये क्या किया है, एक नेटवर्क ये हो गया, नेटवर्क 1 इसका नाम देंगे और नेटवर्क 2 इसका नाम देंगे। ठीक है। तो ये नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 के बीच में हम ब्रिज लगाते हैं और इस ब्रिज के से हम क्रिएट ए सिग्नल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये बोल रहा है कि ब्रिज हम तब यूज करते हैं जब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को ऐड करना होता है तो ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। अगर यदि हम सर्वर में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, सर्वर हम नहीं खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पे ब्रिज थोड़ा कम कॉस्टली होता है और ओनली 2 नेटवर्क या 2 नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है तो हम सर्वर क्यों लगाएंगे, वहाँ पे हम ब्रिज यूज करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क का। ठीक है। आगे होता है मॉडेम। देखिए हम मॉडेम की आपको बताए थे कि फिगर दीवार से चिपका रहता है और इसमें एंटीना होता है। ये जो है ये एंटीना है। ठीक है। ये एंटीना, ये डिवाइस है। ये डिवाइस में ये सिग्नल जितना मजबूत सिग्नल होगा, अगर मजबूत सिग्नल है तो ये सारा लाइट जलेगा, अगर सारा लाइट नहीं जल रहा है इसका मतलब सिग्नल आपका थोड़ा वीक है। या इस मॉडेम से आप अगर वायर्ड कनेक्शन है तो कितना वायर्ड कनेक्शन दिए हुए हैं इसका भी ये लाइट होता है। अगर वायरलेस है तब तो इसकी कोई बात ही नहीं है, इसमें तब एक ही लाइट चलेगी क्योंकि वायरलेस में एक ही लाइट अवेलेबल होती है। ठीक है। The word modems comes from modulator, demodulator, modulation, digital signal to analog signal, demodulation, analog signal back to digital signal। मीन्स हम जो इस पे मॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल सिग्नल होता है वो सीधा उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और जो डिमोडुलेशन मीन्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। इसका यही काम होता है, मॉड्यूलेशन टू डिमोडुलेशन। समझ गए?
अब आता है फिजिकल लेयर टोपोलॉजी। फिजिकल लेयर जो हम सबसे बड़ी बात हम बोल रहे हैं, इसीलिए इसमें इतना चीज पढ़ना होता है क्योंकि ये लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर के बाद ट्रांसमिशन मीडियम में आता है। ट्रांसमिशन मीडियम किस किस प्रकार का होता है, अभी तक में इतना चीज तो हम पढ़ लिए। हार्डवेयर सारा यूज होता है इसमें। इसके बाद हमें जब नेटवर्किंग पे जाते हैं तो उसमें कौन कौन से हमको टोपोलॉजी से होके गुजरना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल लेयर में ये पढ़ना है टोपोलॉजी। फिजिकल लेयर सबसे लास्ट लेयर है, यहाँ से पूरे पूरे टोपोलॉजी की बात होती है। हाउ टू डिवाइस आर कनेक्टेड टू मेक ए नेटवर्क, मीन्स किस तरह से नेटवर्क मेरा जो डिवाइस होता है कनेक्ट होता है। मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, आप लोग सब चीज जानते हैं, सब चीज पढ़ाए भी हैं। फास्ट में हम लोग चलते हैं। देखिए मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि एक कंप्यूटर में कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है, सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर यदि हम बोले कि हमारे पास 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के बाद कितना कनेक्शन आएगा, तो उसके पास n-1 मीन 10 - 1 9 कनेक्शन। यहाँ पे कितना कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है, इसके पास कनेक्शन काउंट किए n-1 6 - 1 तो 5 कनेक्शन। इसके एक कंप्यूटर के बाद 5 कनेक्शन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक तो अपना खुद का है, इसीलिए मेश कंप्यूटर में अगर किसी के पास जितना कंप्यूटर होगा उसमें से -1 कर दीजिए, उतना कनेक्शन होगा उसको, ठीक है। तो ये इसीलिए मेश कंप्यूटर का हमेशा ज़्यादा यूज मेश कंप्यूटर का नहीं होता है, ज़्यादा यूज बस टोपोलॉजी का होता है। मेश टोपोलॉजी का बहुत कम यूज होता है। अब ये है हब स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में देखिए चारों तरफ स्टार निकला हुआ है। इसमें भी कोई मास्टर कंप्यूटर नहीं होता है, एक जो मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है उसका यूज करके हम कंप्यूटर को ऐड करते हैं, स्टार बनाते हैं। स्टार का अगर सिंपल हम स्टार की बात करें तो स्टार हम कैसे बनाते हैं, इसी तरीका का कुछ बनाते हैं, हम बोल रहे हैं स्टार आई थिंक कैसे बनता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार मीन्स आप जितना कंप्यूटर को ऐड करना है उतना कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये बोल रहा है कि हमारे बीच में कोई कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, बीच में एक ऐसा मशीन होना चाहिए जो एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। तो ऐसा क्या मशीन है, तो वहाँ हम हब का यूज करते हैं, ठीक है। हब का यूज करके मल्टीपल कंप्यूटर को हम ऐड कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस एक लंबा सा बस होता है, उसमें कुछ सीट इधर होता है, कुछ सीट इधर होता है, लेफ्ट और राइट। तो इसमें देखिए लेफ्ट और राइट हमारा कुछ सीट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बस टोपोलॉजी। इसको समझने की कोशिश कीजिए बस क्या होता है। अगर यदि हम इधर से ऐसे हम डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम है बस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यदि इधर हम इसका मुंह बोलते हैं तो यहाँ ड्राइवर होता है। अगर ड्राइवर यहाँ है तो कुछ सीट यहाँ, कुछ सीट यहाँ, कुछ सीट यहाँ, देख रहे हैं। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है। और नेक्स्ट होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग किस तरह का होता है, तो रिंग एकदम गोलाकार होता है सर्किट की तरह। तो इसमें ये देखिए जहाँ से कि जिस कंप्यूटर से कोई भी हमारा तो कनेक्शन जाएगा उसी कंप्यूटर पे मेरा कनेक्शन इंड होगा, तब उसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इससे देखिए जितना आउटपुट दे रहा है उतना उसके पास इनपुट आ जा रहा है, तो उसे हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसमें बहुत सारा बस टोपोलॉजी। इसमें देखिए कितना तरह का टोपोलॉजी है। एक तो हो गया मेरे पास बस टोपोलॉजी, ये हो गया मेरा ट्री टोपोलॉजी। तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मिलने से जो टोपोलॉजी बनता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्लाइड अब खत्म हो गया। अब आपकी आती है क्वेश्चन आंसर की बारी। तो आप लोग रेडी है क्वेश्चन आंसर करने के लिए? बताइए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए रेडी है? यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर निकालते हैं, आप लोग एक एक करके जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए।